एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मित्रों। अब मित्रों अधिगम चल रहा है, तो अधिगम में अभी जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो है उसको जो है हम लोग चर्चा करते हैं और वही अभी पढ़ रहे हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में कुछ कारक हुआ था, कुछ कारक बाकी रह गए हैं और उस कारक पे चर्चा करते हैं। तो अगला जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है वातावरण। वातावरण जो है वातावरण अधिगम को किस तरह से प्रभावित करता है उस पर चर्चा करते हैं। तो सीखने के प्रक्रिया में वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर आप कोई चीज सीखते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में वातावरण का वास्तव में जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम हर चीज अपने वातावरण से सीखते हैं। हम किसी कार्य करते हैं तो हमारे चारों ओर एक वातावरण उपलब्ध हो जाता है। वास्तव में हम कोई भी चीज सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, वातावरण सीखते हैं। बिना वातावरण के हम लोग जो है कुछ चीज नहीं सीख पाते हैं। मान लीजिए 4 बालक बैठे हैं, 4 बालक में 3 बालक पढ़ने वाले बालक बैठे हैं और एक बालक जो है उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो वातावरण वहां कैसा है, पढ़ने का है, पढ़ने का माहौल है। वहां वातावरण इस प्रकार से मित्रों पढ़ने का माहौल है। तो पढ़ने के माहौल में अगर वो जो बालक नहीं पढ़ते हैं वो भी बालक को उस वातावरण के हिसाब से उसको ढलना पड़ता है और वो बालक भी उन लोगों के साथ पढ़ने लगते हैं। तो क्या कर लिए बालक, पढ़ाई सीख लिए। तो वातावरण से क्या होता है, हम हर चीज अपने वातावरण से सीखते हैं या हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे चारों ओर एक वातावरण उपलब्ध होता है। कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे चारों क्या वातावरण उपलब्ध होता है। मान लीजिए छात्र के लिए किस प्रकार के वातावरण मौजूद रहता है, पढ़ाई का वातावरण। और अभी जस्ट बताए हैं 4 बालक है, इसमें 3 पढ़ने वाले बालक है, एक जो पढ़ने में उसको मन नहीं लगता है। तो वो बालक उन लोगों को देख करके प्रेरित हो जाते हैं और प्रेरित के बावजूद वो भी बालक क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं। और वातावरण बालकों के लिए चारों ओर कैसा माहौल होना चाहिए, जैसे स्कूल का वातावरण होता है तो बालक क्या करने लगते हैं, उसे पढ़ने लगते हैं। और मित्रों और वातावरण कैसे प्रभावित करते हैं, परिवार के वातावरण का अधिगम पर प्रभाव। परिवार के वातावरण पर अधिगम का प्रभाव किस तरह पड़ता है। बालक की अधिगम उसके परिवार के वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। बालक की अधिगम पर उसके परिवार का मित्रों क्या होता है, वातावरण का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो ऐसे वातावरण का बालकों के मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो बालकों के मस्तिष्क पर क्या होता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपके घर में आप किसी के साथ झगड़ते हैं, आपके घर में बालक पढ़ने वाले हैं तो वो भी बालक क्या कर लेते हैं, पढ़ाई छोड़ करके वो आपके पास चले जाते हैं। जो मेरे पापा किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा करना, आपसी मतभेद करना ये अच्छी बात नहीं होते हैं और आपको बचाने के लिए चले जाते हैं। और बालक क्या हो जाते हैं, जहां पढ़ाई पर ध्यान रहता है पढ़ाई पर से ध्यान उसके हट करके मतलब लड़ाई झगड़ा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मान लीजिए एक परिवार में आपका बालक है, आप किसी के साथ क्या कर लिए, लड़ाई झगड़े में उलझ गए, मारपीट हो गया, हाथापाई हो गया। और हाथापाई में आप कहते हैं हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मुझे मार दिया। अब उसके लिए आपके बालक भी तत्पर हो गए, जो हम भी मेरे पापा को जो मारे हैं हम भी उसको मारेंगे। जब आपके बालक उसके लिए तत्पर हो जाते हैं मित्रों तो क्या करते हैं, बालक पढ़ाई तो छोड़ देगा और पढ़ाई छोड़कर उसके मारपीट में फंस जाते हैं। जब मारपीट में फंस जाते हैं तो क्या हो जाता है, मुकदमा हो जाती है, बहुत सारे कठिनाई हो जाती है और जिसके कारण बालक के पढ़ाई से उसका ध्यान हट जाता है और लड़ाई झगड़ों की तरफ जो है उनके ध्यान चले जाते हैं। और इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर ये आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होता है तो ऐसे वातावरण बालकों क्या होता है, मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब मस्तिष्क पर क्या होता है, बालकों का इससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत इफेक्टिव होता है। अब मित्रों और कुछ बिंदु है
परिवार के वातावरण पर अधिगम पर प्रभाव के। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो ऐसे वातावरण का बालकों के मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता ही है। वे उदास तथा खिन्न रहने लगते हैं और घर का माहौल में उन्हें घुटन होने लगती है कि वो अपने अध्ययन के लिए घर से दूर जाने लगते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में किसी अगर पारिवारिक कोई कलेश रहे, पारिवारिक कोई पीड़ा रहे, पारिवारिक कोई विषय वस्तु रहे, पारिवारिक कोई मैटर रहे, उसके लिए भी आपके घर में अगर दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े हो तो बालक को क्या हो जाते हैं, उस माहौल से उब जाते हैं। ठीक, और उन बालक को क्या लगता है, हमको अपने उस बालक को घुटन महसूस होने लगता है क्योंकि उसको अध्ययन नहीं हो पाता है। और जब अध्ययन नहीं हो पाएगा तो बालक क्या करते हैं, उचित ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। और इसलिए बालक क्या चाहते हैं, जो अध्ययन के लिए अपने घर से दूर रहने के लिए, और वो बालक तो उसके बाद क्या करते हैं, अपने घर से दूर चले जाते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में जो है, अभी जो वातावरण पर अधिगम का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर चर्चा करते हैं। तो पारिवारिक वाला अब समझे हैं। चलिए, कक्षा के भौतिक वातावरण का अधिगम पर प्रभाव। कक्षा के भौतिक वातावरण का अधिगम का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। कक्षा का भौतिक वातावरण छात्रों के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। कक्षा का जो भौतिक वातावरण जो रहता है छात्रों को मित्रों जो है प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश, वायु, कोलाहल आदि आते हैं। मतलब भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश, वायु, कोलाहल आदि जो है आते हैं। यदि कक्षा में ढंग से बैठने की जगह नहीं, अंधेरा रहता है, रोशनी नहीं, हवा नहीं, फर्नीचर टूटा होता है तो अध्ययन में मन नहीं लगता है। वास्तव में कक्षा के भौतिक वातावरण का अधिगम पर प्रभाव जो है वास्तव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कक्षा का भौतिक वातावरण का छात्रों को मित्रों क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भौतिक वातावरण का अंतर्गत क्या हो जाता है, प्रकाश, वायु ये सब रहता है। अगर आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं और उस कक्षा में अगर प्रकाश नहीं आएगा तो आप अंधेरे में तो अधिगम नहीं कर सकते हैं। अगर वायु नहीं आएगा तो आप अंधेरे में अधिगम तो नहीं कर सकते हैं। आप उचित अधिगम करने के लिए आपके लिए उचित ये वातावरण भी, भौतिक वातावरण भी उपलब्ध होना चाहिए। प्रकाश भी उचित ढंग से आना चाहिए, वायु भी उचित ढंग से आना चाहिए। जब तक वायु प्रकाश उचित ढंग से नहीं आ पाएगा तब तक आप अधिगम नहीं कर सकते हैं। अगर आप बैठने वाला, मान लीजिए किसी कक्षा में अगर बैठने वाला जो है फर्नीचर सामान टूटा हुआ है तो आप किस तरह बैठेंगे, किस तरह अपने आप को वहां पे समायोजित करेंगे, तो बहुत सारी परेशानियां वहां पे उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए कक्षा के भौतिक वातावरण का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में जब कक्षा में आपको प्रकाश नहीं रहेगा, न वायु रहेगा, न आपको जो है बैठने की व्यवस्था रहेगा, तो ये सारे व्यवस्थाएं जब उपलब्ध नहीं रहेंगी तो आप क्या कर सकते हैं, अधिगम नहीं कर सकते। उचित ढंग से वहां पे आप अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और अधिगम करने में वहां पे आपको मित्रों क्या हो जाएगी, बहुत बड़ा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। चलिए अगला पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब है मनोवैज्ञानिक वातावरण का अधिगम पर प्रभाव। मनोवैज्ञानिक वातावरण का अधिगम पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना है तो क्या हो जाता है, और उनमें आपस में मधुर संबंध है तो सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। देखिए, अगर किसी छात्र में एक दूसरे के सहयोग की भावना रहता है तो सीखने की प्रक्रिया बहुत अधिक से अधिक हो पाती है। सीखने की प्रक्रिया का चांसेस जो है मित्रों बढ़ जाती है। मान लीजिए किसी कक्षा में 2 बालक है, तो एक बालक पढ़ने में तेज है, इंटेलिजेंट है, और दूसरा बालक जो मंदबुद्धि है। तो तीव्र बुद्धि वाले बालक क्या करते हैं, अगर उसको कोई सवाल नहीं आता है तो उस सवाल को क्या करते हैं, उसको बता देते हैं और उसको बनाने में मदद कर देते हैं। तो मदद कर देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका सवाल मित्रों क्या होता है, बन जाता है।
तो जिससे क्या हो जाता है, जिस बालक को सवाल में समस्या था उस समस्या का समाधान हो गया, और जो बालक बताए उसको भी क्या ज्ञान बढ़ गया। एक कहावत है, ज्ञान बांटने से घटता नहीं बढ़ता ही है। तो जो बालक उसको सहयोग किया सवाल बताने के लिए, तो जो बालक उसको सवाल बताने के लिए सहयोग किया तो उसको क्या हो गया, ज्ञान बढ़ गया। और दूसरे बालक का क्या हो गया, सवाल में जो समस्या था वो समाधान हो गया। तो ये आपसी कब हो गया, आपसी एक दूसरे के सहयोग सहानुभूति से कब होता है, जब आपस में क्या है, मधुरता के संबंध है, जब आपस में बोल चाल मधुर संबंध हो, व्यवहार अच्छा हो, मेल मिलाप हो, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या हो जाता है मित्रों, एक दूसरे के सहयोग सहानुभूति होता है। इसी का और पॉइंट है, चर्चा करते हैं। और यदि कक्षा में का वातावरण बोझिल हो, तनावपूर्ण रहता है, तो छात्र को घुटन महसूस होता है। अगर आपके कक्षा में वातावरण तनावपूर्ण रहता है, बोझिल रहता है, तो उसे घुटन महसूस होता है और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित हो जाती है। और अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाता है, घुटन महसूस करता है और अधिगम प्रक्रिया क्या हो जाती है मित्रों, प्रभावित हो जाती है। अगर मान लीजिए अगर 2-4 बालक पढ़ने वाला है किसी कक्षा में और बालक बिना पढ़ने वाला है, तो क्या हो जाते हैं, उस जब किसी कक्षा में शोर शराबा ये हो, तो जब वातावरण खराब हो जाते हैं तो पढ़ने वाले बालक क्या हो पाते हैं, वहां पढ़ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो ये सीखने और अधिगम को क्या करता है, ये बहुत प्रभावित करता है, बहुत प्रभावित करता है मित्रों। अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब मित्रों है सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण जो है वो अधिगम को किस तरह प्रभावित करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। क्या हो जाता है, सांस्कृतिक वातावरण का असर व्यक्ति द्वारा निर्मित या प्रभावित उन समस्त नियमों विचारों पर विश्वास में भौतिक वस्तुओं से होता है। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जो है वो क्या करते हैं, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक रीति रिवाज होता है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण किस तरह प्रभावित करता है, हमारे समाज में क्या हो जाता है, भिन्न प्रकार के सांस्कृतिक सामाजिक क्या होता है मित्रों, वातावरण होता है। और जिस सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज के अनुसार उसके हिसाब से रहना पड़ता है, और उसी के वातावरण के अनुसार हमारे समाज में हमारे संस्कृति का क्या रीति रिवाज है उसी के अनुसार अधिगम प्राप्त करना पड़ता है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत समाज में प्रचलित रीति रिवाज, मान्यताएं, आदर्श एवं मूल्य आदि आते हैं, और यह सब अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मतलब सामाजिक वातावरण और के अंतर्गत क्या जाता है, समाज में रीति रिवाज होते हैं, उसी रीति रिवाज के आपको अंतर्गत रहना पड़ेगा, और उसी रीति रिवाज को आपको क्या करना पड़ेगा, अधिगम करना पड़ेगा। उस रीति रिवाज को आपको सीखना पड़ेगा, जो मान्यताएं हैं उसको सीखना पड़ेगा, जो आदर्श है उसको भी सीखना पड़ेगा, एवं मूल्य आदि आते हैं उस सब पर ध्यान देना पड़ेगा। और यह सब क्या है, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये भी अधिगम प्रक्रिया को क्या करते हैं मित्रों, प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला है विषय सामग्री। विषय सामग्री क्या है उस पर चर्चा करते हैं। सीखी जाने वाली विषय एवं वस्तु सीखने के विधि का सीधा प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। सीखी जाने वाली विषय एवं वस्तु सीखने की विधि का सीधा प्रभाव अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। आपको कोई अधिगम करने के लिए विषय सामग्री आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप किसी रसायन के प्रयोगशाला में है, तो रसायन के प्रयोगशाला में, भौतिक के प्रयोगशाला में है, उसके लिए प्रयोग करने के लिए आपको जो प्रायोगिक विषय है, प्रायोगिक जो वस्तु है, प्रायोगिक सामग्री है, उसको तो आपको आवश्यकता पड़ेगा ही। जब तक आपके पास
प्रायोगिक, मान लीजिए भौतिक प्रयोगशाला में गए हैं, रसायन प्रयोगशाला में गए हैं, जीव विज्ञान के प्रयोगशाला में गए हैं, जब तक आपको प्रायोगिक विषय और प्रायोगिक सामग्री आपके पास नहीं रहेगा तो आप क्या कर पाएंगे, प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और जब प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो आप मित्रों सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए सीखने विषय सामग्री सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। और विषय सामग्री में और देखिए, साथ ही सीखने की विधि, खेल विधि, क्रिया विधि आदि का प्रयोग शिक्षक को प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। वास्तव में मतलब सीखने की विधि, खेल विधि, क्रिया विधि आदि का प्रयोग शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रारंभिक के किसमें चाहे कक्षाओं में करना चाहिए। जो भी खेल विधि है उसको भी प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षक को करना चाहिए। मान लीजिए खेल पर ही चर्चा कर देते हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको क्रिकेट खेलना सीखना है तो उसके लिए आपको बल्ला चाहिए, विकेट चाहिए, बॉल चाहिए। अगर ये सामग्री नहीं रहेगा तो आप क्या खेल का अधिगम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और इसलिए साथ ही सीखने के विधि, खेल विधि, क्रिया विधि आदि का प्रयोग शिक्षक को प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। इन सभी व्यवस्थाएं जो मित्रों हो जाती है वो कब करना चाहिए, प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। कुछ और इसके बिंदु है, इस पर चर्चा करते हैं। उच्च कक्षाओं में संपूर्ण विधि, सामूहिक विधि का सहयोग विधि आदि का पालन करना चाहिए। और जब आप उच्च कक्षा में चले जाते हैं तो संपूर्ण विधि, सामाजिक विधि, सहयोग विधि आदि का पालन करना चाहिए। मतलब आप सामूहिक रूप से ऐसा विधि का प्रयोग होना चाहिए, सहयोग विधि का भी प्रयोग होना चाहिए। अब अगला पॉइंट है मित्रों, अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। आपके अधिगम प्रक्रिया में टीचर का क्या रोल है, ठीक, शिक्षक की क्या भूमिका, अध्यापक की क्या भूमिका है, उस भूमिका पर चर्चा करते हैं। अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापक है। वास्तव में अधिगम में देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापक है। बिना अध्यापक के आप लोग कुछ नहीं सीख पाते हैं। एक कहावत है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो जब तक आप गुरु से कुछ सीखेंगे नहीं तब तक आपको मित्रों ज्ञान नहीं होगा। तो इसीलिए अधिगम को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अध्यापक। हम कुछ भी सीखते हैं पढ़ाई लिखाई संबंधित, आपको अध्यापक की ही जरूरत पड़ता है और अध्यापक से ही कुछ सीखते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई सीखे, कोई खेल सीखता है, कोई संगीत सीखता है, सब में अध्यापक की जरूरत होता है, सब में गुरु की जरूरत होता है मित्रों। और अध्यापक अधिगम करने में सहायता प्रदान करते हैं। और अध्यापक हमेशा चाहते हैं हम बच्चे को इतना सिखाए जो मेरे जो शिष्य है बहुत आगे जाकर के अपना नाम रोशन करे। वो अध्यापक, कोई भी गुरु हमेशा चाहता रहता है जो हम अपने शिष्य को इतना सिखाएं जो आगे चलकर अपना नाम रोशन करे। इसलिए मित्रों क्या है, अध्यापक ही अधिगम करने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और इसका अगला बिंदु है, यदि अध्यापक बालक से मित्र की तरह व्यवहार करता है। देखिए अंडरलाइन पॉइंट है मित्रों, ये देखिए अंडरलाइन इसलिए किया गया है। यदि अध्यापक बालक से मित्रों की तरह व्यवहार करता है तो उसके कठिनाइयों को समझता है एवं उनको दूर करने का प्रयास करता है। अध्यापक, मान लीजिए मित्रों, अगर अध्यापक किसी बालक को मित्र के समान व्यवहार करते हैं, अगर मित्र के समान उसे पूछते हैं, हाँ बालक आपको कहाँ प्रॉब्लम है, किस सवाल में आपको समस्या है, किस अध्याय में आपको समस्या है, किस विषय में आपको समस्या है, वो मित्र की तरह व्यवहार करते हैं और उसके मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह उसको क्या करते हैं, समझाते हैं। उससे क्या हो जाते हैं और उसकी कठिनाई को समझते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं, उसके कठिनाई को समझते हैं और उसके पास जो कठिनाइयां रहती हैं उनको क्या करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं। और अंतर्गत मित्रों क्या करते हैं, उसको दूर कर देते हैं और बालक क्या कर लेते हैं, अधिगम कर लेते हैं। और कुछ नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो बच्चे अध्यापक पर विश्वास करते हैं। अगर मान लीजिए कोई शिक्षक एक मित्र की तरह व्यवहार करते हैं और उनकी कठिनाइयों को समझते हैं और उसको कठिनाइयों को दूर करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अध्यापक पर विश्वास करते हैं तथा उससे ज्यादा खुद पर भी विश्वास करते हैं। और बालक खुद पर भी विश्वास करते हैं कब,
बालक को जब कोई पाठ को याद करता है तो उसको अपने आप पे भरोसा आ जाता है, हमको याद हो गया। अगर पूछते हैं, अगर शिक्षक पूछते हैं कक्षा में, आप पाठ याद करके लाए हैं, आप कविता याद करके लाए हैं, पोएम याद करके लाए हैं, तो बालक बोलता है यस सर हम लाए हैं, हम सुनाएंगे। क्यों बालक को क्या रहता है, अपने आप पर भरोसा रहता है। क्यों मित्रों, क्योंकि बालक को क्या रहता है, बालक को अपने आप पर क्या रहता है, भरोसा रहता है, जो मैं शिक्षक के सामने इस कविता को प्रस्तुत कर पाऊंगा और प्रस्तुत कर दूंगा, या उसे पाठ याद करके सुना दूंगा। और अध्यापक उन्हें इस कठिन कार्य में सहायता करेंगे। और अध्यापक क्या करते हैं, अध्यापक उन्हें इस कठिन कार्य में सहायता प्रदान करेंगे। अध्यापक क्या करते हैं, बालक को कठिन से कठिन कार्य में सहायता प्रदान करेंगे। तो ये मित्रों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक था। ये मित्रों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक था। और जो है नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे। प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।